अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। सेना के शौर्य को सलाम किया गया और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर अब भी आतंकवाद नहीं रोका तो सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी नसीब नहीं होगा। अहमदाबाद में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई गृह मंत्री अमित शाह ने की। इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह यात्रा में तिरंगा थामे आगे बढ़ते दिखे। सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को याद किया और आतंक के खिलाफ भारत के संकल्प को दोहराया गया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में होने वाले कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर कहा कि भारत आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है और पाकिस्तान अगर हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी नसीब नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक અને એર સ્ટ્રાઇક પાક ઓક્યુપાઈ કાશ્મીર સુધી સીમિત ઓપરેશન સિંદૂર પાકિસ્તાનની સીમામાં 100 કિલોમીટર અંદર ઘૂસી આતંકવાદીઓનો ખાત્મો બોલાવવાનો। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आज 2 संसदीय कमेटी की अहम बैठक होने जा रही है। विदेश मंत्रालय की संसदीय कमेटी और जल संसाधन संसदीय कमेटी की आज अहम बैठक होगी। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर का आज से 3 देशों का दौरा भी शुरू हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने के बाद अब भारत पाकिस्तान की घेराबंदी में जुट गया है, जहां इस मामले को लेकर 2 अहम संसदीय समितियों की बैठक होने जा रही है। शाम 4 बजे विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक होगी। विदेश सचिव इस बैठक में सदस्यों को जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी साझा की जाएगी। सीज फायर के बाद के हालात की भी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद जल संसाधन संसदीय समिति की भी अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें भारत से पड़ोसी देशों में जाने वाली नदियों की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। बैठक में सिंधु जल संधि पर चर्चा होगी। जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। स्थगित सिंधु जल संधि से जुड़ी जानकारी साझा करेंगे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी आज विदेश यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। विदेश मंत्री 3 देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। एस जयशंकर नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी का दौरा करेंगे। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय संबंध और वैश्विक मामलों पर चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर भी मुलाकात के दौरान चर्चा हो सकती है। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं भारतीय सेना का एक नया वीडियो, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह सेना ने आकाश मिसाइल L-70 एयर डिफेंस गन सहित कई रक्षा प्रणाली के जरिए स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन अटैक से बचाया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भारतीय सेना का एक और नया वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह से सेना ने आकाश मिसाइल L-70 एयर डिफेंस गन सहित कई रक्षा प्रणाली के जरिए स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने और ये भारतीय सेना का शौर्य दिखाती हुई तस्वीरें। भारत पाकिस्तान के बीच कई दिनों तक तनाव की स्थितियां बनी रही। कई जो ड्रोन अटैक हैं वो पाकिस्तान की तरफ से किए गए, लेकिन उनको नाकाम भारतीय सेना ने किया। और अब ये वीडियो आया है सामने कि कैसे आकाश मिसाइल L-70 एयर डिफेंस गन सहित कई रक्षा प्रणालियों के जरिए स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया गया। उसकी ये तस्वीरें आपके सामने। कई जो सीमावर्ती इलाके थे वहां पर निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने अपने ड्रोन और मिसाइल के जरिए की थी, जिसमें पंजाब के अलग अलग इलाके, चाहे वो अमृतसर हो या चंडीगढ़, ये वो इलाके थे जहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया था, ब्लैकआउट किया गया था। लेकिन एक भी हमला यहां पर पाकिस्तान का सफल नहीं होने दिया। तमाम नापाक हरकतों को नाकाम करने की जो कोशिश है उसमें सफल रही भारतीय सेना। और उसकी ये तस्वीरें भी आपके सामने कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया था। और इसके पहले भी तमाम वीडियोज इक्विपमेंट्स के साथ भी भारतीय सेना की तरफ से सामने आया कि कैसे जमीन से लेकर आसमान तक हर तरीके से हर जगह पर भारतीय सेना तैयार है। और इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के पराक्रम का नया वीडियो सोशल मीडिया पर
यानी कि एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के सारे मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स को नाकाम कर दिया, कैसे पाकिस्तान पर ऐसा जोरदार हमला बोला जिसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाने लगा। ऑपरेशन सिंदूर यानी वो कार्रवाई जिसने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि वो ताउम्र नहीं भूलेगा। भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नया वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, कैसे भारतीय मिसाइलों के जखीरे ने पाकिस्तान में तबाही मचाई। 7 मई को जब पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमला किया गया, मिसाइलें दागी गईं, तब भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम हरकत में आया। पाकिस्तानी मिसाइल्स पर आसमान में ही हमला बोला गया और उन्हें आसमान में ही मार गिराया गया। इस वीडियो में भारतीय सेना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत भी दिखाई है। दिखाया कि कैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के हरकत में आने के बाद पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल हवा में ही खाक कर दी गई। भारत ने पाकिस्तान के हमलों का ऐसा जवाब दिया कि उसका हर मंसूबा हवा में ही खाक हो गया। उसके सारे अरमान जमीन पर उतरने से पहले ही मिट्टी में मिला दिए गए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लश्कर तैयबा के आतंकी रजाउल्ला निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सैफुल्लाह देश में हुई कई आतंकवादी वारदातों में शामिल रह चुका था, जो अब जहन्नुम पहुंच गया है। सड़क पर तड़पता दिख रहा ये कोई और नहीं बल्कि लश्कर तैयबा का खूंखार आतंकी रजाउल्ला निजामनी खालिद है, जो कई बड़ी आतंकी वारदात में शामिल रहा है। लेकिन सिंध में अचानक ही गोली लगने के बाद सड़क पर ऐसे ही तड़पता हुआ दिखाई दिया। अज्ञात हमलावरों की गोली का शिकार हुआ निजामनी काफी देर तक सड़क पर यूं ही पड़ा रहा। लोगों की भीड़ इसका हश्र देखती रही, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही देर में आतंकी रजाउल्ला निजामनी तड़प तड़प कर मर गया। अब आपको जहन्नुम पहुंच गए इस आतंकी की करतूत के बारे में भी जानकारी देते हैं। रजाउल्ला निजामनी खालिद आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। इसका पूरा नाम रजाउल्ला निजामनी खालिद उर्फ अबू सैफुल्लाह था। साल 2006 में आरएसएस मुख्यालय पर हुए हमले का ये मास्टरमाइंड था। 2005 में भारतीय विज्ञान संस्थान पर हुए हमले में भी ये शामिल था। लश्कर तैयबा के कई आतंकी अभियानों को ये लीड कर चुका था। भारत में हुए कई आतंकी हमलों में इसका हाथ था। अब भले ही भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन लोगों में पाकिस्तान को लेकर गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है। वाराणसी में लोगों ने पाकिस्तान और तुर्की की शव यात्रा निकाली। ये शव यात्रा वाराणसी के लम्ही इलाके में निकाली गई, जिसमें एक शव पाकिस्तान का था और दूसरा शव तुर्की का था। हम लोग ये मांग करते हैं कि आतंकवाद जड़ से खत्म। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से ये संदेश देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को नेस्त नाबूद किया जाए। लोगों में जितना विरोध और गुस्सा पाकिस्तान को लेकर था, उतना ही तुर्की को लेकर दिखा। लोग इस बात से नाराज थे कि जिस तुर्की की मुश्किल वक्त में भारत ने मदद की थी, उसने पाकिस्तान की मदद कर भारत को धोखा दिया। वो तुर्की जो भूकंप आया था, तो हमने उसको अनाज भेजा, हमने दवा भेजी ताकि उसके लोगों के जीवन की रक्षा हो सके। और उसने क्या किया, वो ड्रोन भेज करके हमारे लोगों को, निर्दोष नागरिकों को मरवाने का प्रयास किया। पहले दोनों देशों की शव यात्रा निकाली गई, फिर विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस प्रदर्शन में हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। बड़ी बात ये रही कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। तो वहीं बिहार में नीतीश कुमार के सहयोगी रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर से हाथ मिला लिया है। आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का विलय जनसुराज पार्टी में कर लिया। प्रशांत किशोर ने आरसीपी सिंह को अपना बड़ा भाई बताया और पटका पहनाकर अपनी पार्टी में स्वागत किया। आरसीपी जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं। बिहार में समाज और राजनीति की समझ रखने वाले सबसे बेहतर लोगों में से हैं। तो उनकी भूमिका इस व्यवस्था को बनाने वालों की होगी, इसको लीड करने वालों की होगी। आरसीपी सिंह को राजनीति का बड़ा अनुभव है। वो जेडीयू को मजबूत करने वाले सदस्यों में से एक रहे हैं। तो जनसुराज से बिहार की जनता को बहुत आसान, तो हम सब लोगों का लक्ष्य कुछ छोटा नहीं। लेकिन वो बिहार में जनसुराज की जड़ें कितनी मजबूत कर पाएंगे, इसकी एक परीक्षा इसी विधानसभा चुनाव में होने वाली है। आरसीपी सिंह टीके के साथ आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ
200 से ज्यादा सीट बिहार में जीतने वाले हैं। बता दें कि हाल ही में बीजेपी से अलग होकर आरसीपी सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई थी। वहीं बीजेपी में आने से पहले वो जेडीयू के कोटे से केंद्र में मंत्री थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर केंद्र सरकार की तारीफ कर अपनी पार्टी के निशाने पर हैं, लेकिन राजस्थान के एक कांग्रेसी विधायक उसी राह पर चल पड़े हैं और राजस्थान के सीएम की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। राजस्थान की सियासत में ऐसा नजारा देखने को मिला जैसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। आभारी हूँ मैं आपका जीवन भर के लिए। आपने वो काम कर दिया जो धरती पे कोई नहीं कर सकता। कलयुग के देवता हो। आपके एकदम समक्ष बैठ के कहूँगा कि ऐसा महान व्यक्ति कोई मिला नहीं मेरे को। और वाह, क्या बात है। तो वैसे ये सारी बात उन्होंने फोन पर सीएम भजनलाल शर्मा से की। 5 बार के विधायक श्रवण कुमार की गिनती कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों में से होती है। श्रवण कुमार झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ सीट से विधायक हैं। विधानसभा सत्र के दौरान श्रवण कुमार ने कहा था कि अगर पानी की समस्या दूर नहीं हुई तो 2026 में वो प्राण त्याग देंगे। भजनलाल सरकार ने झुंझुनू और आसपास में पेयजल की किल्लत को दूर करने के लिए कुंभाराम जल परियोजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिससे श्रवण कुमार भजनलाल शर्मा के मुरीद हो गए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी में वापसी के बाद आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। इसके बाद आकाश आनंद ने मायावती को धन्यवाद किया। दिल्ली में बीएसपी की राष्ट्रीय बैठक आयोजित हुई थी। पार्टी में वापसी के बाद आकाश आनंद पहली बार मायावती के साथ नजर आए और बैठक में मायावती ने ऐलान कर दिया कि आकाश आनंद एक बार फिर पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। मायावती ने आकाश आनंद को न सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है बल्कि बिहार का स्टार प्रचारक भी घोषित किया है। फैसले के बाद आकाश आनंद ने सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर मायावती का धन्यवाद किया और लिखा, उन्होंने मेरी गलतियों को माफ किया और एक अवसर दिया कि मैं बहुजन मिशन और मूवमेंट को मजबूत करने में अपना योगदान दूं। आकाश आनंद ने मायावती से वादा किया कि वो पूरी निष्ठा से काम करेंगे और कभी भी उन्हें निराश नहीं करेंगे। इससे पहले मायावती ने भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद आकाश आनंद की पार्टी में वापसी हो गई थी और आकाश आनंद ने वादा किया था कि अब वो कभी भी अपने ससुर के बहकावे में नहीं आएंगे। गर्मी बढ़ने के साथ साथ आग लगने के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और लखनऊ में गाड़ियों में आग भड़कने की वजह से अफरा तफरी का माहौल नजर आया। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आग कितनी विकराल थी। दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में जलती हुई दुकान की इस तस्वीर ने हर किसी को खौफजदा कर दिया। तेजी से भड़की आग की वजह से आसपास मौजूद दुकानदारों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आनन फानन में आसपास की सभी दुकानों को बंद कर दिया। वहीं कुछ ही देर में आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि लोग सहम गए। यूपी के बाराबंकी में भी आग का तांडव देखने को मिला, जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी मारुति वैन कार में अचानक ही आग भड़क गई। देखते ही देखते आग ने कार को अपने आगोश में ले लिया। गनीमत रही कि आग लगने के फौरन बाद ड्राइवर और कार सवार लोग बाहर कूद गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी चलती स्कॉर्पियो में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। घटना पॉलिटेक्निक ओवर ब्रिज के पास हुई, जहां पर स्कॉर्पियो में शॉर्ट सर्किट होने के बाद आग भड़क उठी, जो इतनी तेजी से भड़की कि इसने देखते ही देखते पूरी गाड़ी को अपने आगोश में ले लिया। गनीमत रही कि आग लगने के फौरन बाद कार सवार लोग बाहर निकल आए। वहीं आग लगने से काफी देर तक इलाके में अफरा तफरी मची रही। बात कर लेते हैं अब राजस्थान की, जहां के झालावाड़ में आंधी और बारिश ने काफी उत्पात मचाया। तेज आंधी और बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई तो कई पेड़ भी उखड़ गए। तो वहीं तमिलनाडु के त्रिची में भी मूसलाधार बारिश से हड़कंप मचा दिखाई दिया। बेमौसम बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि राजस्थान के झालावाड़ जिले में रहने वाले लोग सहम गए। आंधी तूफान की वजह से इलाके में कई जगह पर नुकसान की तस्वीरें सामने आई। आंधी के बाद हुई बारिश में एक मकान की छत गिर गई, जिसकी चपेट में आकर मां बेटी घायल हो गए। तो वहीं कई इलाकों में आंधी की वजह से पेड़ भी उखड़ गए। आंधी और तूफान की वजह से झालावाड़ के कई इलाकों में हालात अस्त व्यस्त दिखाई दिए। लोग कुदरती आपदा से बचने की कोशिश करते दिखाई दिए। हाईवे किनारे लगे होर्डिंग्स गिर गए।
और टीन शेड भी टूटकर नीचे आ गिरे। तमिलनाडु के त्रिची में भी कुदरत की करवट से हड़कंप मचा दिखाई दिया, जहां बीती शाम तेज बारिश शुरू हुई तो लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन बारिश इतनी मूसलाधार थी कि कुछ ही देर में पूरे शहर में जगह जगह पानी भरा दिखाई दिया। कई लोगों की गाड़ियां खराब हो गई और वो पैदल ही गाड़ियों को घसीटते हुए दिखाई दिए, तो कई जगहों पर गाड़ियां घुटनों तक भरे पानी के बीच दौड़ती हुई दिखाई दी। अचानक हुई तेज बारिश की वजह से शहर में हालात अस्त व्यस्त दिखाई दिए। बात मुंबई की, जहां पर आपसी विवाद में 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। पुरानी रंजिश में हुई मारपीट खूनी वारदात में तब्दील हो गई और इसके बाद पूरे इलाके में खौफ पसरा हुआ दिखाई दिया। तस्वीरें मुंबई के बोरीवली इलाके से सामने आई हैं, जो यहां हुई खौफनाक वारदात की गवाही दे रही है। यहां पर पुलिस की टीम घेरा बनाकर खड़ी है और जमीन पर एक चाकू पड़ा दिख रहा है। बताने की जरूरत नहीं है कि वारदात कितनी डरावनी थी। बोरीवली के गणपत नगर पटेल में हुई इस खूनी वारदात में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक शेख परिवार और गुप्ता परिवार के बीच विवाद था। रविवार शाम को शेख परिवार की गुप्ता परिवार से कहासुनी हुई। आरोप है कि शेख परिवार के लोगों ने गाली गलौज की। गुप्ता परिवार के लोग भी इकट्ठा हो गए। दोनों परिवारों के बीच मारपीट हो गई। धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला किया गया। गुप्ता परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। शेख परिवार के भी एक सदस्य की मौत हुई। वारदात में 4 लोग घायल भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से केस दर्ज कर लिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। वारदात के बाद से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक पुलिस अधिकारी अपनी कुर्सी को लेकर विवादों में घिर गए हैं। आरोप है कि इंस्पेक्टर विनोद मिश्रा ने अपनी कुर्सी पर एक धर्मगुरु को बिठा दिया और उनके साथ फोटो खिंचवाने लगे। ये संभल के बहजोई थाने के अंदर की तस्वीरें हैं। इंस्पेक्टर की जिस कुर्सी पर बैठने के लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं, लाखों लोगों की दौड़ में खुद को आगे निकालते हैं, घर से दूर रहकर परीक्षा की तैयारी करते हैं, वहाँ एक धर्मगुरु बैठे हुए हैं और उन्हें बैठाया है विनोद शर्मा नाम के पुलिस अधिकारी ने, जो इस थाने में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। ये तस्वीर पुरानी है, लेकिन अब काफी वायरल हो गई है और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को शिकायत भेज दी है। ये प्रथम दृष्टया आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन का मामला दिखते हैं। अतः मैंने यूपी के डीजीपी को इन समस्त फोटोग्राफ के प्रमाण भेज। अमिताभ ठाकुर इससे पहले संभल के सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, जो धार्मिक कार्यक्रम में गदा लेकर घूमते नजर आए थे। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर इंस्पेक्टर की कुर्सी पर किसी मुस्लिम धर्मगुरु को बैठा दिया गया होता तो कितना बड़ा बवाल हो जाता। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम टीचर पर 6ठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की चोटी काटने और तिलक मिटाने का आरोप लगा है। परिजनों ने महिला टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। काजीखेड़ा के पूर्व माध्यमिक स्कूल की टीचर फरहाना खान पर आरोप है कि उन्होंने बच्चों का तिलक मिटाया और फिर कैंची से उसकी चोटी काट दी। मैं पूजा करके जाता था, तिलक लगा के रखता था, तो मैम ने मेरा कैंची से चोटा काट दिया और तिलक मिटाने को कहा और कहा कि जब तक तू छोटा नहीं कटवाएगा मैं पढ़ाऊंगी नहीं। आरोप है कि जब बच्चे ने ये बात बड़ी बहन को बताई तो शिकायत करने पर टीचर ने उसके साथ भी बदसलूकी की और बच्चे की टीसी काटकर हाथ में दे दी। इसके बाद मुस्लिम शिक्षिका के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। हालांकि मुस्लिम टीचर खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। बच्चों की शिकायत है और कि बच्चा साइकिल से स्लिप मारता था, बच्चों को गिराता था और बच्चों के साथ में ऐसी बात करता था, कुछ मंत्र वगैरह भी करता है। इसका पेरेंट्स भी मंत्र का काम करते हैं, बच्चों से जो है ना ऐसी बातें कर रहा था। ये बच्चे शिकायत लेके इसके घर गए, मेरा तो कोई इन्वॉल्व है ही नहीं इस फील्ड में। सच्चाई क्या है इसका पता लगाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एबीएसए को जांच सौंप दी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में फिल्म दृश्यम की तर्ज पर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। आरोपी ने अपनी प्रेमिका के भाई की गोली मारकर पहले उसकी हत्या कर दी और शव को तालाब के पास दफन कर दिया। और पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक का फोन लेकर आरोपी सावरिया सेठ के दर्शन के लिए राजस्थान के मंडफिया पहुंच गया। इस हत्या में 4 आरोपी शामिल थे। सभी इसे फिल्म दृश्यम की तर्ज पर अंजाम देना चाहते थे, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने पूरा सच कबूल कर लिया और जिस जगह डेड बॉडी को दफनाया था वो भी बता दिया। विशाल चौहान नाम के व्यक्ति को
जिन्होंने हत्या करके 1 तारीख को और उसके शव को गाड़ दिया था तालाब के पास। उसमें एक मुख्य आरोपी को हमने रोहित परमार को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और उसकी निशानदेही पे ही पूरा ये हत्याकांड का खुलासा हुआ था। पुलिस के अनुसार हत्या की साजिश रोहित परमार और उसके एक साथी वीरेंद्र ने मिलकर रची थी। दोनों ने मिलकर विशाल की हत्या की, वहीं 2 आरोपियों ने दफनाने में मदद की। आरोपियों की कोशिश एक सबूत मिटाने की थी। पूरी प्लानिंग फिल्म दृश्यम देखकर की थी, लेकिन कानून के लंबे हाथ के आगे एक न चली।